अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा कल, उसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करके हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, मेनली इसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है। क्लियर, इस चैप्टर की थीम क्या होती है, फिर कुछ बेसिक टर्म्स है बेटा वो हमने डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने कहा था बार बार नाम आता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इनका मीनिंग क्या होता है। क्लियर, और सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा तो सिस्टम भी जैसे अपन ने डिवाइड किए थे, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है, इनका मीनिंग क्या होता है और क्या इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे करने, क्या करना है, यहां तक हमने बात की थी। क्लियर, चलो बेटा, और जैसे मैंने कहा भी था स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर का काम, 2 लेक्चर का काम मोस्टली एग्जांपल बेस्ड है, तो कौन सा किसका एग्जांपल है, कौन सा किसका एग्जांपल है। ओके, और उसमें भी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने कहा था कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एग्जांपल रटने नहीं पड़ेंगे, आप ऑप्शन देख के आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्लियर, चलो बेटा, तो जैसे अपन ने कहा था सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये क्या होता है, उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक, लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उष्मागतिकी गुणधर्म, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा जो एग्जांपल बेस्ड में क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा वो इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किसका एग्जांपल है, कैसे है। ओके, तो क्या कहा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो ये मेनली क्या होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यानी उष्मागतिकी गुणधर्म। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है बेटा उसकी बात करते हैं, लिखो नंबर 1 एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विस्तीर्ण, विस्तीर्ण गुणधर्म। हिंदी वाला थोड़ा टिपिकल है तो इंग्लिश में याद रखना बेटा, थोड़ा इजी रहेगा। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्तीर्ण गुणधर्म, लिख लिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों देखो 2 टाइप की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अपन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। पहले बात करेंगे एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या होता है, तो क्या कहेंगे, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो क्या करती है, अमाउंट या मास पे डिपेंड करती है, यानी मात्रा पर या द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या विस्तीर्ण गुणधर्म कहते हैं बच्चों। क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट लिखो, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, तो लिखो बेटा द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which depends, the thermodynamic property which depends on, the thermodynamic property which depends on amount or, the thermodynamic property which depends on amount or mass of substance, the thermodynamic property which depends on amount or mass of substance। क्लियर, कॉमन सेंस है उसको ये कहते हैं। हिंदी में लिखो बेटा वह उष्मागतिकी गुणधर्म, वह उष्मागतिकी गुणधर्म, वह उष्मागतिकी गुणधर्म, वह उष्मागतिकी गुणधर्म, वह उष्मागतिकी गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वह उष्मागतिकी गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लिख लिए। चलो बेटा देखो, अब अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कहा था इसके एग्जांपल्स। क्लियर, साथ साथ मेरे एग्जांपल बच्चों देखो लिखने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें बात करेंगे कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं बेटा जैसे मोल, क्लियर, मोल, और ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, इनके ब्रैकेट में मैं इनके सिंबल जरूर लिखूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आगे सिंबल ही यूज करेंगे, बार बार पूरा नाम लिख के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, अपन बात करें जैसे मोल हो गया या फिर मास हो गया, जिसको अपन एम या फिर डब्ल्यू से लिखते हैं, या फिर जैसे अपन बात करें बेटा वॉल्यूम यानी आयतन यानी वी से। क्लियर, फिर बात करें बच्चों इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इसको बोलते हैं बेटा ई या फिर यू। फिर अपन बोलते हैं बेटा एंथैल्पी, इसको हिंदी में भी एंथैल्पी ही कहते हैं, एंथैल्पी यानी एच। क्लियर, फिर बात करते हैं बेटा हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी यानी सी इसका सिंबल होता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं बेटा
वर्क यानी कार्य W से, क्लियर। फिर अपन बात करें बेटा किसकी, एंट्रोपी की, एंट्रोपी यानी S। फिर अपन बात करेंगे गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी यानी गिव्स मुक्त ऊर्जा, गिव्स मुक्त ऊर्जा यानी G। फिर अपन बात करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकत्व है C या फिर G इसका सिंबल होता है। या फिर अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R etc। ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अपन ने क्या लिखा है, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं बेटा। मोल यानी मोल, ठीक है। मास यानी द्रव्यमान, ये सिंबल मैंने लिखे हैं सभी के। वॉल्यूम यानी V। फिर मैंने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इसका सिंबल होता है E या फिर U। एंथैल्पी, एंथैल्पी को एंथैल्पी ही कहते हैं बच्चों। H हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, स्मॉल c इसका सिंबल होता है। वर्क कार्य W। एंट्रोपी S, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा G। कंडक्टेंस चालकत्व C या G। या फिर कहेंगे बेटा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध यानी R, क्लियर। तो अपन ने क्या कहा, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या करती है, लास्ट की दो तो आपको याद रखनी है, बाकी की स्टार्टिंग की हम वैसे समझ सकते हैं कैसे, और लास्ट की दो नॉर्मली पूछता भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो लिखा है, स्टार्टिंग के 3 भी नहीं पूछेगा, ये जो बीच में मैंने लिखा है बेटा, इनका एग्जांपल आपको बार बार देगा। ओके, अब इसको याद कैसे रखना, समझना बच्चों। देखो नॉर्मली मैंने क्या कहा, ये क्या करती है, सबस्टांस की अमाउंट या मास पे डिपेंड करती है, पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कैसे बच्चों समझना इस बात को। मोल, अरे मोल हमें पता है, किसी के मान लो 2 मोल है, किसी के 5 मोल है, तो मोल ज्यादा होंगे तो अमाउंट अपने आप ज्यादा होगी नहीं होगी, होगी बच्चों। मास, द्रव्यमान की बात करें बेटा, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो हमें पता है मास अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है बेटा, मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। वॉल्यूम 10 लीटर 20 लीटर, हमें पता है 10 की बजाय 20 लीटर में अमाउंट अपने आप ज्यादा है या नहीं है बच्चों, क्लियर। ये तो कोई खास बात नहीं है। इनकी अगर अपन बात करें बेटा, तो मैंने जैसे कई सारी फॉर्म लिखी है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी और गिव्स एनर्जी, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ये सभी एनर्जी की अलग अलग फॉर्म है। जैसे आपको याद है कल वाले लेक्चर में मैंने क्या कहा था, फिजिक्स में जैसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कोई सबस्टांस होता है, पदार्थ होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, कई सारी एनर्जी नाम देते नहीं देते, देते हैं बच्चों। और वही अपन केमिस्ट्री की बात करें तो क्या करते हैं, सबस्टांस के अंदर जो अलग अलग एनर्जी होती है, पदार्थ के अंदर जो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती है, उनको इन सारी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आ गया समझ में। यानी कभी बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, कभी बोलेंगे बेटा एंथैल्पी, कभी बोलेंगे हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, कभी बोलेंगे वर्क कार्य, कभी बोलेंगे एंट्रोपी, कभी बोलेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। बच्चा कहेगा सर कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सभी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिया गया है, यानी जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस कैरेक्टर के लिए जो एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होगी वैसा ही नाम दिया गया, क्लियर। इनको 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे बेटा। तो मैंने क्या कहा, मेरा कहने का पर्पज क्या है, ये जो सब अपने एनर्जी की फॉर्म लिखी है बेटा सभी, ठीक है। ये सभी जो आगे हमने लिखा है बेटा एनर्जी की फॉर्म है, यहां से लेकर यहां तक मेनली अगर अपन बात करें तो एनर्जी की फॉर्म अगर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एनर्जी अरे मास से रिलेटेड होती है नहीं होती, होती है बेटा। अरे सीधी सी बात है, फिजिक्स में भी अपन क्या कहते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, ma, यस और नो, यानी सबस्टांस का मास अगर ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स यानी एनर्जी भी ज्यादा होगी बेटा, क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे अपन ले बेटा, जैसे मान लो अपन क्या कोई भी स्पीड फिक्स कर दे बेटा, सपोज करो जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की अगर अपन बात करें तो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या, ये जो दीवार है, वॉल है बेटा, उसमें क्या करेंगे, साइकिल से अपन इस पे कोलिजन कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, दीवार को साथ ले जाएंगे क्या साइकिल के, नहीं बेटा, हमें पता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही बात अगर अपन करें तो क्या होगा बेटा, उसी स्पीड से, सेम स्पीड से कोई क्या, कोई ट्रक लेके आ जाए बेटा, ठीक है, ट्रक लेके आ जाए तो क्या होगा,
अरे उसी स्पीड से अगर वो कोलिजन करे जिस स्पीड से साइकिल कर रही थी तो बेटा क्या होगा, अरे दीवार को साथ लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे बेटा। बात समझ में आ गई ना, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, साइकिल और ट्रक स्पीड सेम होगी। बच्चा कहेगा सर ड्राइवर का टैलेंट है क्या, नहीं बेटा, ट्रक का जो मास है वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा, तो इस पर ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, इस वजह से दीवार टूट जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो मास ज्यादा, या फिर मास ज्यादा तो लगने वाली एनर्जी भी ज्यादा। समझ में आ गया। तो ये सभी एनर्जी की फॉर्म में एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी क्या होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ वेलोसिटी का भी फर्क पड़ता है, तभी तो आता है F = ma, कितना एक्सेलरेट कर रहे हो, त्वरित कर रहे हो, उसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लगने वाला फोर्स या फिर एनर्जी। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये सभी एनर्जी की फॉर्म है, ये क्या करेगी बेटा, सबस्टेंस की अमाउंट या मास पे डिपेंड करेगी। समझ में आ गया, क्लियर। कोई डाउट है? तो ये अपने बात किसकी की है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की है, यानी विस्तीर्ण गुणधर्म की बात की है, क्लियर। बुझान दे। चलो बच्चों, चलो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। नंबर 2 लिखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं बेटा गहन, ना कि बहन, गहन गुणधर्म। नंबर 2 लिखो बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुणधर्म। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो लिख ली बेटा हेडिंग। जैसे मैंने कहा हिंदी में याद रखना थोड़ा टिपिकल है, कंफ्यूज हो जाओगे तो थोड़ा इंग्लिश वाला जरूर याद रखना बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। उसमें अपन ने क्या कहा था, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो क्या करती है, सबस्टेंस की अमाउंट या मास पे डिपेंड करती है। इसमें क्या कहेंगे, यानी वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो सबस्टेंस की अमाउंट या मास पे डिपेंड नहीं करती, क्लियर। यानी वह उष्मागतिकी गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या फिर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो इसका। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which does not depend on, the thermodynamic property which does not depend on, the thermodynamic property which does not depend on, आयुष नहीं है क्या, कॉल कर। The thermodynamic property which does not depend on amount or mass of substance, the thermodynamic property which does not depend on amount or mass of substance, ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, वह उष्मागतिकी गुणधर्म, वह उष्मागतिकी गुणधर्म, वह उष्मागतिकी गुणधर्म, वह उष्मागतिकी गुणधर्म जो, वह उष्मागतिकी गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वह उष्मागतिकी गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। कॉमन सेंस से बेटा उसे क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। और जैसे मैंने कहा एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें बेटा, देखो साथ साथ एग्जांपल नोट करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं बेटा टेम्परेचर, क्या कहा, टेम्परेचर मतलब T, क्लियर। और ये होंगे कैसे बेटा, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, क्वथनांक। या फिर अपन बात करें बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट FP, यानी क्या कहेंगे, हिमांक। या फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा,
मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, गलनांक, या फिर अपन कहें बेटा जैसे प्रेशर, दाब, या फिर जैसे अपन कहें वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, या फिर जैसे अपन कहें डेंसिटी, घनत्व, या फिर अपन कहें जैसे विस्कोसिटी, श्यानता, ठीक है, या फिर अपन कहें बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तनांक, इसे म्यू से दर्शाते हैं, या फिर अपन क्या कहेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, या फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट, ये भी म्यू होता है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की पीएच, या फिर अपन क्या कह सकते हैं सेल ईएमएफ, या फिर अपन क्या कह सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, ETC। ये सारे किस में आते हैं बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है, नोट करो फटाफट। बंद करता है। चलो बेटा तो बात करते हैं, देखो ये अपने एग्जांपल्स लिखे बेटा, देखो कैसे करना है क्या करना है, इसमें ध्यान रखना। अपन ने क्या कहा, यानी मैक्सिमम प्रॉपर्टी तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो बेटा, कुछ आपको जैसे याद भी रखनी है। कैसे, नॉर्मली अपन क्या कहेंगे, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब आप समझ सकते हो बेटा। कैसे, नॉर्मली अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा कि वो प्रॉपर्टी जो सबस्टांस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। कैसे बेटा, टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो सपोज करो मान लो कोई 1 लीटर वाटर है बेटा, ओके, और दूसरे कंटेनर में 1 लीटर वाटर और है, दोनों का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है बेटा, तो अपन क्या कहेंगे, अगर दोनों वाटर को अपन मिला दे 1 लीटर ये 1 लीटर ये, तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या, नहीं। अपन ने क्या कहा, ऐसा नहीं है कि 1 लीटर का 50 था, दूसरे 1 लीटर का 50 था, तो 2 लीटर होते ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं बच्चों, क्लियर। अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक की, तो हमें पता है बच्चों, अपन बोलते हैं जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वो कितने वाटर के लिए यूज करते हैं, 1 लीटर के लिए, 10 लीटर के लिए, कितना भी हो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, क्लियर। अगर अपन बात करें फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना मानते हैं, वही 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चाहे कितना भी वाटर हो बेटा, 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, उससे चेंज होगा क्या, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, ये कितनी अमाउंट के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों,
वो हमें पता 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, अलग अलग आइस की अमाउंट लेने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा क्या? नहीं बच्चों, क्लियर। बाकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, जैसे वेपर प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, वाटर की डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो डेंसिटी हमें पता है बच्चों क्या होगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो वाटर की डेंसिटी अपन क्या कहते हैं 1 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। इसका मतलब फिक्स वैल्यू है या नहीं है? ये फिक्स वैल्यू, वाटर की डेंसिटी ऑलवेज फिक्स बेटा, क्लियर। तो क्या होगा, वाटर चाहे कितना भी हो, टोटल अमाउंट चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी बेटा, क्लियर। वेपर प्रेशर की अपन ने बात की तो वेपर प्रेशर अपन ने क्या कहा था, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट पार्ट पर लगने वाला फोर्स होता है बेटा। मैंने क्या कहा, पर यूनिट, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, उसे वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो पर यूनिट पार्ट पर यूनिट की बात आ जाए वहां पर वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी बेटा, क्लियर। प्रेशर, बच्चा कहेगा सर प्रेशर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें पता PV = nRT के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सर P प्रोपोर्शनल टू N हुआ या नहीं हुआ? नहीं बच्चों, एक्चुअल में N किसके प्रोपोर्शनल होता है? V के प्रोपोर्शनल होता है बेटा। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा था, मोल का रिलेशन किससे होता है? वॉल्यूम से होता है, ना कि डायरेक्टली प्रेशर से, क्लियर, ठीक है। या फिर विस्कोसिटी की बात करें, श्यानता, हिंदी में कहते हैं इसे श्यानता, गाढ़ापन। अरे फॉर एग्जांपल जैसे क्या गोंद होता है बेटा, ठीक है, गम होता है, क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग बात करें, गोंद है, गम है बेटा, उसकी कितनी अमाउंट ले रहे हैं, उसकी वजह से उसकी श्यानता पर, गाढ़ेपन पर, विस्कोसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बच्चों, फिक्स होता है। फिर अपन बात करें जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे म्यू की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में अपन देखते हैं बेटा, वाटर हो चाहे ग्लास हो चाहे एयर हो, सभी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक की वैल्यू फिक्स होती नहीं होती? होती है बेटा। बात समझ में आई क्या? बाकी प्रॉपर्टी अपन देखे बेटा वो भी क्या होती है? फिक्स, यानी अमाउंट के अकॉर्डिंग इनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होता बेटा। इस वजह से ये किस में आती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, ये तो नॉर्मली अपन ने लिखा है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के मेजर एग्जांपल कौन कौन है, लेकिन बच्चा कहेगा सर इतने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको एक दो चीजें और ध्यान रखनी है बच्चों, क्या? जिसमें आपको आते हुए भी गलती करवा जाएगा, तो आपको स्पेशली थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ओके, कैसे बच्चों? नोट लगाओ। देखो बेटा क्या करेंगे, एक तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक तो ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। दो ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। क्या? आज तो आपको ये ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं, सर ने बता दिया ये इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा साफ होता जाएगा कि कौन सा किसका एग्जांपल था। तो हमें ध्यान रखना, केयरफुली काम करना है। कैसे? सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको काफी हेल्प करेगी। क्या? अगर बाय द वे कंफ्यूज हो जाओ, पहली ट्रिक तो क्या है, बाय द वे कंफ्यूज भी तुम हो जाओ तो क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी, क्या कहा, वो प्रॉपर्टी, वो गुणधर्म जिसकी स्टडी स्पेशली हम थर्मोडायनिक्स में करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, वो प्रॉपर्टी, वो गुणधर्म जिसकी स्टडी, जिसका अध्ययन स्पेशली विशेष रूप से हम थर्मोडायनिक्स में करते हैं, उष्मागतिकी में करते हैं, वो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होगा। आप कहोगे सर कैसे? तो मैंने क्या कहा बच्चों, नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, क्लियर, एंथैल्पी, या फिर क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी। बच्चों देखो, इन प्रॉपर्टी की बात करूं, मैंने क्या कहा था, आगे सिंबल यूज करेंगे बेटा। बात समझ में आई क्या? पूरा नाम लिख के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर। इन सिंबल की अगर बात करें तो हमें पता है फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन इनकी डिटेल स्टडी यानी स्पेशली किसमें पढ़ा जाता है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क या फिर एंट्रोपी गिव्स एनर्जी, इनकी स्टडी किसमें करते हैं? थर्मोडायनिक्स में ही करते हैं बेटा, क्लियर। तो क्या कहा, जिन प्रॉपर्टी की स्टडी स्पेशली हम थर्मोडायनिक्स में करते हैं वो क्या होगी बच्चों, कौन सा एग्जांपल होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी बेटा। क्या कहा, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी विस्तीर्ण गुणधर्म का उदाहरण होगी। समझ में आ गया, क्लियर। एक ट्रिक तो आपको ये ध्यान रखनी है बच्चों, क्लियर, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या ध्यान रखनी है बेटा, समझना है इस बात को। नॉर्मली क्या आपको जैसे मान लो एग्जांपल देगा तो उसके अकॉर्डिंग इतना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू वेरिएबल है, इसकी वैल्यू डेफिनिट है। यानी क्या कहा, यानी इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, परिवर्तनशील है, और इसकी वैल्यू डेफिनिट होती है, फिक्स होती है। तो ध्यान रखना, डेफिनिट वैल्यू, मैं क्या कह रहा हूं, डेफिनिट वैल्यू यानी निश्चित मान। अगर डेफिनिट वैल्यू है तो वो ध्यान रखना बच्चों, वो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्या कहा, अगर डेफिनिट वैल्यू की बात कर रहा है, कोई वैल्यू अगर डेफिनिट रहती है, फिक्स है, वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्लियर, ठीक है। और अगर वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल मतलब क्या,
परिवर्तनशील मान, अगर जिसमें चेंज हो सकता है वो क्या होगा बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल होगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर। ये ट्रिक्स है बेटा, पहचानने का तरीका बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, ये तो मैंने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग बात की। सबसे पहले लिखो बेटा ट्रिक, लिखो द प्रॉपर्टी, ट्रिक में 2 ट्रिक लिखा रहा हूं। पहली ट्रिक लिखो द प्रॉपर्टी विच वी स्टडी, द प्रॉपर्टी, हाँ बता रहा हूं, यही तो बता रहा हूं विकास, क्या कहेंगे, यानी वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कई सारी टर्म्स बेटा यूज होती है, तो जिसकी स्टडी स्पेशली हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे बेटा। हमें पता है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इतना तो सिलेबस बच्चे ने पढ़ा, तो बच्चे के दिमाग में क्लिक हो ही जाएगा कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, उसके बारे में डिटेल से हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था बेटा। बात समझ में आ गई क्या। और जिसकी स्टडी स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं वो क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और देख सकते हो बेटा इसकी स्टडी देखो, एक्सटेंसिव में ये सारे एग्जांपल लिखे थे, नहीं लिखे थे, लिखे थे, क्लियर। तो लिखो द प्रॉपर्टी विच वी स्टडी स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक्स, द प्रॉपर्टी विच वी स्टडी स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक्स, द प्रॉपर्टी विच वी स्टडी स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक्स, the property which we study especially in thermodynamics, the property which we study especially in thermodynamics, the property which we study especially in thermodynamics, ब्रैकेट में लिखो ये सब सिंबल लिखे, समझ जाओगे ना, अरे समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे। the property which we study especially in thermodynamics, ब्रैकेट में लिखो ये, are generally example of extensive property, are generally example of extensive property, are generally example of extensive property, are generally example of extensive property। ठीक है, हिंदी में लिखो, ये जो पहली ट्रिक है, लिखो वे गुणधर्म जिनका अध्ययन, वे गुणधर्म जिनका अध्ययन हम विशेष रूप से ऊष्मागतिकी में करते हैं, वे गुणधर्म जिनका अध्ययन विशेष रूप से हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट में लिखो, वे गुणधर्म जिनका अध्ययन विशेष रूप से हम ऊष्मागतिकी में करते हैं, जिनका अध्ययन विशेष रूप से हम ऊष्मागतिकी में करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का उदाहरण होती है, सामान्यतः एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का उदाहरण होती है, सामान्यतः एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का उदाहरण होती है। ठीक है, चलो बेटा दूसरी ट्रिक ये जरूर ध्यान रखना, अगर कोई डेफिनेट वैल्यू है, निश्चित मान है, मतलब वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अगर वो वेरिएबल वैल्यू है, परिवर्तनशील मान है, मतलब वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। दूसरी ट्रिक लिखो बेटा ये, कलिए, अरे कलिए नोट, यस और नो। तो ये तो बेटा एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो ट्रिक मैंने बताई है बेटा, नोट लगा कि स्पेशली ध्यान रखना, आपको डायरेक्टली टिक लगाना हो, थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करे, सर ने कहा था ऐसा हो तो इसका एग्जांपल होगा, क्लियर। चलो नोट लगा कि जो सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा हूं बच्चों, देखो दो वैल्यू आती है, एक आता है एडिटिव टर्म, एक आता है नॉन एडिटिव टर्म, यानी योगात्मक राशि और अयोगात्मक राशि, क्लियर। मैंने इनका मीनिंग भी बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट में डिस्कस भी किया था अपन ने बेटा। एडिटिव टर्म का मतलब क्या होता है, योगात्मक राशि जिसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, सीधा ऐड कर सकते हो, क्या ए के लिए इतना, बी के लिए इतना, सी के लिए क्या होगा तो a प्लस बी, काम खत्म। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं,
ए के लिए वैल्यू इतनी है, बी के लिए इतनी, तो सी के लिए क्या होगा, तो सी वाली वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू, काम खत्म। इसे क्या बोलेंगे, एडिटिव टर्म, योगात्मक राशि। क्लियर। लेकिन एक होता है बेटा नॉन एडिटिव टर्म, अयोगात्मक राशि। अयोगात्मक राशि इसका ये नहीं उसको कभी भी जोड़ ही ना सके। अयोगात्मक राशि नॉन एडिटिव टर्म का मतलब है उसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके फिर ऐड करते हैं बच्चों। ओके, कैसे बेटा, देखो मैंने क्या कहा, अगर एडिटिव टर्म है, क्या कहा, अगर योगात्मक राशि है बेटा, ठीक है, या फिर मैं कहूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है तो क्या कहेंगे, अगर प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव का एग्जांपल है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, एडिटिव टर्म होती है, यानी एडिटिव टर्म योगात्मक राशि है। क्लियर। क्या कहा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी है, एडिटिव टर्म योगात्मक राशि है। आप कहोगे सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं जैसे डेल जी, अरे डेल जी कैसी है बेटा, एडिटिव है, नॉन एडिटिव है बेटा, एडिटिव यानी योगात्मक राशि है। आपको याद है बेटा अपन ने किया भी था, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे, हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव, याद है ना बच्चों। तो मैंने क्या कहा था, हाफ सेल का ये है, दूसरे हाफ सेल रिएक्शन का ये है, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली अपन ने जोड़ा था क्या, रिएक्शन फर्स्ट के लिए ई, रिएक्शन सेकंड के लिए ई यानी E1 और E2, तो नेट रिएक्शन के लिए E3, तो E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डायरेक्टली किया था क्या, नहीं, हमने किसकी टर्म में किया था, डेल जी की टर्म में किया था, डेल जी 3 इज इक्वल टू डेल जी 1 प्लस डेल जी 2। अरे याद है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था, यानी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं किसको, डेल जी को बेटा, ठीक है। और डेल जी कैसी होती है बेटा, हमें पता है एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ध्यान रखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एडिटिव टर्म है, योगात्मक राशि है जिसको तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। क्लियर। और वही अगर अपन बात करें बेटा इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें बेटा तो क्या होगा, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है नॉन एडिटिव टर्म। क्लियर। क्या कहा, नॉन एडिटिव टर्म यानी अयोगात्मक राशि। अयोगात्मक राशि मतलब जिसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सको। फॉर एग्जांपल अपन ने कहा था बेटा पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, या फिर अपन बात करें जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी अपन ने बात की थी बच्चों। तो अपन ने कहा था देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन, आपको याद है बच्चों आयनिक में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या पहला सॉल्यूशन मान लो A है, इसकी पीएच मान लो 2 है, दूसरा सॉल्यूशन B है, इसकी पीएच 4 है, तो दोनों को मिला के जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, परिणामी विलयन बनता है, उसकी पीएच क्या होगी, तो पहले की 2 है, दूसरे की 4 है, तो फाइनल सॉल्यूशन की 2 + 4 6 की थी क्या, नहीं, अपने क्या कहा था, डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, अपन क्या कहते हैं बेटा NR/VR = N1 V1 + N2 V2। अरे याद है ना, यानी पहले की जो पीएच दे रखी है उसके लिए क्या करना, पहले उस पीएच से H+ की कंसंट्रेशन आएगी, फिर दूसरे की जो पीएच दे रखी है उससे H+ की कंसंट्रेशन आएगी, फिर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का यूज करते हुए जो नेट सॉल्यूशन है उसके लिए हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन आएगी, उस H+ की कंसंट्रेशन से हमारे पास पीएच आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन के लिए जो पीएच दे रखी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके कंसंट्रेशन की टर्म में, H+ की कंसंट्रेशन की टर्म में कन्वर्ट करके अपन क्या करें, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए पीएच कैलकुलेट करते हैं, ना कि डायरेक्टली ऐड करते हैं। यस और नो। क्लियर। या फिर अपन ने कहा बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, वही हाफ सेल रिएक्शन वाली मैंने बात की बच्चों। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए अपन ने क्या कहा था, अरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर दिया था क्या, नहीं, अपन ने क्या कहा था, नॉन एडिटिव टर्म है, तो फर्स्ट सेल रिएक्शन के लिए, पहली सेल अभिक्रिया के लिए E1 है, दूसरी के लिए E2, तो तीसरी के लिए E3 तो डायरेक्टली अपन ने किया था क्या E1 + E2, नहीं बच्चों, अपन ने क्या किया था, डेल जी की टर्म में, डेल जी = डेल जी 3 = डेल जी 1 + डेल जी 2, इसकी टर्म में कन्वर्ट करके फिर अपन ने क्या किया था, इनको कैलकुलेट किया था, रिजल्टेंट जो सेल रिएक्शन अपनी उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। क्लियर। तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे ये एक्सटेंसिव का एग्जांपल है तो एडिटिव होता है, ये इंटेंसिव के एग्जांपल होते हैं बेटा, इंटेंसिव के एग्जांपल होते हैं तो ये किस में आते हैं बेटा, नॉन एडिटिव टर्म में आते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये कैसे होंगे, नॉन एडिटिव टर्म, ठीक है, ये नॉन एडिटिव टर्म होती है, अयोगात्मक राशि होती है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर, यस और नो, नोट करो बेटा।
कर लिए बेटा। चलो तो ये अपने बात की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के लिए बोला जाए, आपको एग्जांपल देखिए कि कौन सा एडिटिव टर्म होगा, कौन सा नॉन एडिटिव टर्म होगा, कौन सा योगात्मक राशि, कौन सा अयोगात्मक राशि। तो उनके लिए ध्यान रखना बेटा, कैसे ध्यान रखना, क्या एक्सटेंसिव वाला एडिटिव में आएगा, क्लियर, और जो इंटेंसिव का एग्जाम्पल है वो क्या होगा बेटा, नॉन एडिटिव में आएगा, क्लियर, अयोगात्मक राशि में आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, क्या, अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या कहा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर उसे क्या करे, पर यूनिट पार्ट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करे। फिर से सुन लेना, क्या कहा, अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसे अगर पर यूनिट पार्ट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करे, प्रति इकाई मात्रा के सापेक्ष दर्शाए, तो वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। मैंने क्या कहा, अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट पार्ट प्रति इकाई मात्रा के सापेक्ष दर्शाए तो वो क्या होगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो बेटा इसलिए क्योंकि अगर उसे पर यूनिट पार्ट प्रति इकाई भाग के सापेक्ष दर्शा रहा है, इसका मतलब प्रति इकाई भाग के सापेक्ष वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, डेफिनिट होती है, निश्चित होती है, यस और नो। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, डेफिनिट होती है, निश्चित होती है बेटा, वो कैसा होता है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। समझ में आ रहा है। तो क्या कहेंगे, पहले कोई एक्सटेंसिव था, नो डाउट है, लेकिन उसको क्या बोल रहा है, पर यूनिट प्रति इकाई भाग मैंने बोला है, चाहे पर लीटर हो, पर ml हो, पर ग्राम हो, कुछ भी हो बेटा, पर अरे 1 यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करें बेटा तो वो क्या हो जाएगा, अब एक्सटेंसिव की बजाय इंटेंसिव हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, if any extensive property if any extensive property if any extensive property is denoted for if any extensive property is denoted for if any extensive property is denoted for per unit part of solution, if any extensive property is denoted for per unit part of solution, if any extensive property is denoted for per unit part of solution, per unit part of solution, then it becomes intensive property, then it becomes intensive property, then it becomes intensive property, then it becomes intensive property। हिंदी में लिखो बेटा, यदि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, यदि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यदि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को विलयन की प्रति इकाई मात्रा या भाग के सापेक्ष दर्शाया जाए, यदि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को विलयन की प्रति इकाई मात्रा के सापेक्ष दर्शाया जाए, यदि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को विलयन की प्रति इकाई मात्रा के सापेक्ष दर्शाया जाए तो यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, तो यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। यदि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को विलयन की प्रति इकाई मात्रा या भाग के सापेक्ष दर्शाया जाए तो यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। क्लियर। चलो बेटा देखो कैसे होता, अपन ने क्या कहा कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, उसको अब अपन क्या कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं करे, पर यूनिट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, प्रति इकाई मात्रा के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो अब वो एक्सटेंसिव नहीं रहेगा बेटा, वो अब क्या रहेगा, इंटेंसिव हो जाएगा। क्लियर। कैसे होगा बेटा, समझना इस बात को। जैसे इसके एग्जांपल्स में जैसे लिखूं, क्या लिखूं, जैसे यानी अपन जैसे बोले मोलर मास की बात करें या फिर मोलर वॉल्यूम की बात करें, मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, तो समझना बेटा जैसे अपन बोले मोलर मास, ओके, मोलर मास की बात करें जैसे क्या होता है mw, या फिर जैसे अपन बोले बेटा मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, या फिर अपन बात करें जैसे मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन,
मोलर कंसंट्रेशन यानी C, या फिर अपन बात करें जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता, या फिर अपन बोले जैसे मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, या फिर अपन बात करें बेटा जैसे मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है रे? लैम्डा एम, याद है ना? या फिर जैसे अपन बोले बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकत्व है, ये क्या होता है? लैम्डा इक्यू। या फिर अपन क्या कहेंगे बच्चों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व है कप्पा, याद है ना? या फिर अपन क्या कहेंगे बेटा? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बेटा, ETC। ये सारे एग्जांपल क्या होते हैं? इंटेंसिव बन जाते हैं। ओके, क्या कहा बेटा? सुनना इस बात को। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, क्लियर। मोलर वॉल्यूम, या फिर क्या कहेंगे? यानी मोलर वॉल्यूम। इसके बाद बात क्या करेंगे? मोलर कंसंट्रेशन होगी, मोलर सांद्रता या मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता, मोलर एंट्रोपी, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकत्व, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांकी चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के हीट कैपेसिटी। टारगेट वाले बच्चों ने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब पढ़ा है। मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या होता है? ध्यान है ना बच्चों? क्लियर। मोलर कंडक्टेंस हमें पता है पर मोल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जो कंडक्टेंस होगी चालकत्व होगा, क्लियर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है पर इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में, पर इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी क्या कहेंगे? पर ml के रेस्पेक्ट में, पर ml सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कंडक्टेंस होगी, वो क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्लियर। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट यानी सॉल्यूशन क्या करेंगे? पर ग्राम अमाउंट के रेस्पेक्ट में जो हीट की वैल्यू होती है वो उसकी क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा? ये सभी क्या पर के रेस्पेक्ट में, पर यूनिट पार्ट, चाहे पर मोल हो, पर ग्राम हो, पर ml हो, पर लीटर हो, ओके। अगर पर यूनिट आ गई, एक इकाई भाग आ गया बेटा, वो क्या होगा? इंटेंसिव बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है इंटेंसिव की वैल्यू क्या होती है? अरे फिक्स होती है, नहीं होती, निश्चित मान होता है। कैसे? मोलर मास, मास तो कितना भी हो सकता है बच्चों, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम हो सकता है, लेकिन मोलर मास बोल दिया उसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होती है? इंटेंसिव। कैसे? अगर अपन बात करें हाइड्रोजन बोल दिए H2 का मोलर मास हमेशा कितना लेते हैं? 2 ग्राम। अगर अपन बोले N2 मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम। अगर बोले O2 मोलर मास कितना बेटा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें तो यस और नो, तो उनका मोलर मास बोल दिया यानी एक मोल का मास। ऐसे मास कितना भी हो सकता है, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, लेकिन मोलर मास बोल दिया तो एक फिक्स अमाउंट, निश्चित मात्रा को बता रहा है, क्लियर। मोलर वॉल्यूम, ऐसे तो वॉल्यूम बेटा कितना भी हो सकता है, हमें पता है 10 लीटर, 20 लीटर, 100 ml, 200 ml, लेकिन मोलर वॉल्यूम की बात करा मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। और गैस के लिए हमें पता है बच्चों 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर या 22,400 ml, 22,400 ml। यस और नो, फिक्स होता नहीं होता? होता है। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऐसे तो कंसंट्रेशन कितनी भी हो सकती है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, मोलर सांद्रता वाटर के लिए याद है ना 55.55 मोल पर लीटर। 1 लीटर में जो मोल्स होते हैं वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन, क्लियर। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता, वैसे तो हीट कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है, लेकिन 1 मोल के रेस्पेक्ट में बोले फिक्स हो गई, क्लियर। मोलर एंट्रोपी, वैसे तो एंट्रोपी की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन मोलर बोल दिया 1 मोल के रेस्पेक्ट में फिक्स होगी, क्लियर। आपसे बोले बेटा क्या? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, वैसे तो कंडक्टेंस कितनी भी हो सकती है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस बोले तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में कंडक्टेंस फिक्स हो गई। टोटल इतनी तो 1 मोल की इतनी, काम खत्म, एक फिक्स वैल्यू आएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में टोटल कंडक्टेंस इतनी तो 1 इक्विवेलेंट की इतनी फिक्स होगी बच्चों। स्पेसिफिक कंडक्टेंस टोटल कंडक्टेंस ये तो 1 ml की इतनी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? विशिष्ट चालकत्व या कंडक्टिविटी, चालकता याद है ना क्या होता है? पर ml के रेस्पेक्ट में, क्लियर। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, टोटल हीट इतनी है तो पर ग्राम की इतनी, वो बोला जाएगा बेटा स्पेसिफिक हीट। समझ में आया कैसे किया? यस और नो। तो ये ध्यान रखना बेटा, पहले भले ही एक्सटेंसिव था, जैसे मास है, वॉल्यूम है, ये सब एक्सटेंसिव है या नहीं है? अरे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, या फिर अपने क्या कहा
हीट कैपेसिटी होगी, एंट्रोपी होगी, कंडक्टेंस होगी, ये सारे किसमें थे? एक्सटेंसिव के एग्जांपल थे। यस और नो थे बेटा। लेकिन इनके साथ मोलर वर्ड लग जाए तो ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है? पर यूनिट पार्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। और पर यूनिट पार्ट की बात करें, प्रति इकाई भाग की बात करें, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, निश्चित होगी। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, निश्चित होती है, हमें पता है वो कैसा होता है बेटा? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? इंटेंसिव होगा। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? नोट करो बेटा, एग्जाम्पल नहीं किए तो नोट करो फटाफट। अरे बेटा अभी तो बताया था एडिटिव नॉन एडिटिव टर्म का मतलब क्या है? एडिटिव जिसको डायरेक्टली ऐड कर सको, फिर सुन लेना, एडिटिव जिसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा बच्चों, अगर अपन बात करें जैसे ए है, ये बी है बेटा, और इससे मिलकर क्या सी बन रहा है। क्लियर? ठीक है, ए की अमाउंट मान लो 10 ग्राम है, बी की मान लो 10 ग्राम है, तो आपसे बोले सी कितना होगा? अगर सी की वैल्यू डायरेक्टली आप 10 + 10 20 ग्राम कर सकते हो तो ये क्या होगा? एडिटिव होगा, योगात्मक होगा, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली 10 + 10 20 ना करके इसको किसी अदर फॉर्मूले में, अदर कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो क्या होगा? नॉन एडिटिव, अयोगात्मक। फिर बोल रहा हूं, अच्छे से सुन लेना, एडिटिव टर्म योगात्मक राशि जिसको डायरेक्टली ऐड कर सको। क्लियर? नॉन एडिटिव जिसको डायरेक्टली ऐड ना करके मॉडिफाइड करके ऐड करते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना, नोट करो फटाफट। चलिए अरे जान दे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े हैं बेटा। कैसे? एक तो जैसे अपन ने बात की थी मोलेलिटी की, क्या कहा? मोलेलिटी यानी स्मॉल एम। क्लियर? एक मैंने कहा था बच्चों जैसे मोलेरिटी, ये क्या होता है बेटा? मोललता। स्मॉल एम ये होता है मोलरता यानी कैपिटल एम। क्लियर? एक अपने कहा था बेटा जैसे नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी यानी कैपिटल एन। क्लियर? एक अपने कहा था बच्चों क्या? फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता। क्लियर? इनकी अपने बात की थी तो इनका कॉन्सेप्ट तो ध्यान है ना। ये क्या होता है? यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जो मोल होते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोलेलिटी। मोलेरिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या। नॉर्मेलिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के इक्विवेलेंट तुल्यांक यानी 1 लीटर आयतन में 1 लीटर विलियन में विलेय के तुल्यांक। क्लियर? फॉर्मेलिटी 1 लीटर यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के क्या फॉर्मूला यूनिट जो होती है। ठीक है? 1 लीटर आयतन में विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के सूत्र इकाइयों की संख्या फॉर्मेलिटी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ये क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में ये क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन 1 1 1 1, चाहे लीटर हो चाहे किलोग्राम हो। अरे फिक्स अमाउंट है या नहीं है? फिक्स अमाउंट है। और जिसकी बात ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव। तो ध्यान रखना अगर 1 के रेस्पेक्ट में बात करा है, पर यूनिट की बात आ जाए, मैंने क्या कहा? चाहे लीटर हो चाहे किलोग्राम हो, ग्राम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर फिक्स यूनिट के रेस्पेक्ट में, पर यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वो एक्सटेंसिव में होगा या इंटेंसिव में? इंटेंसिव में। रीजन क्या है? बात वही है क्या? अगर पर यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करेगा मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है। क्लियर? अब उसमें चेंज नहीं होगा। और वैल्यू फिक्स है, जो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, वही तो कौन सा होता है? इंटेंसिव वाला। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? लिखो बेटा ये चारों नाम लिखो, मोलेलिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। मोलेलिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी are defined for per unit part, are defined for per unit part of solution, are defined for per unit part of solution
are defined for per unit part of solution. So they are also intensive property. 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 तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हिंदी में लिखो मोललता, इसको बोलते हैं बेटा मोललता। मैंने क्या कहा, मोलेलिटी, लिटी में क्या आता है, मोललता ल आता है और इसमें आर आता है तो र, मोलरता। मोललता, मोलरता, नॉर्मलता तथा फॉर्मलता को, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता तथा फॉर्मलता को विलयन के प्रति इकाई भाग के सापेक्ष दर्शाया जाता है। विलयन के प्रति इकाई भाग के सापेक्ष दर्शाया जाता है। विलयन के प्रति इकाई भाग के सापेक्ष दर्शाया जाता है। अतः यह भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अतः यह भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अतः यह भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ गई बेटा? अरे यस और नो? ठीक है यहां तक। चलो बेटा एक पॉइंट और अगर अपन डिस्कस करें बेटा तो देखो क्या कहेंगे, ध्यान रखना क्या कहेंगे, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। ओके, स्टेटमेंट लिखो बेटा, एग्जांपल से समझते हैं। लिखो द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, 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 दो, the ratio of two extensive property becomes intensive property. The ratio of two extensive property becomes intensive property. The ratio of two extensive property becomes intensive property. The ratio of two extensive property becomes intensive property. ठीक है, हिंदी में लिखो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। लिख लिया बेटा? देखो कैसे करना, क्या करना समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं बेटा इफ, ये दी को बोलते हैं, ध्यान है ना, इफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा। मैंने क्या कहा, एक्स एंड वाई क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने इफ बोला है मतलब अगर ऐसा हो तो हमने माना है। क्लियर? यानी एक्स और वाई दो अगर आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला है तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे दे दे कंफ्यूज करने के लिए एक्स प्लस माइनस वाई, मैंने क्या कहा, दोनों को या तो प्लस कर दे या फिर माइनस कर दे आपस में, तो क्या होगा, एक्सटेंसिव ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? या फिर आपसे बोल दे एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो भी क्या रहेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या करे बेटा, x अपॉन y कर दे तो वो क्या हो जाएगा, अब एक्सटेंसिव ना होकर क्या होगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। क्लियर? आप कहोगे सर कैसे, तो ऐसे समझना बच्चों, हम जैसे ये लिखते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर? अगर हम बात करें, देखो मास और वॉल्यूम ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, एक्सटेंसिव है। अमाउंट पे डिपेंड करती है, मात्रा पर निर्भर करती है। लेकिन डेंसिटी हमें पता है कैसी प्रॉपर्टी है रे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यस और नो? क्लियर? या फिर एक एग्जांपल अपन और देख सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन। अरे कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, मोल अपॉन वॉल्यूम। यस और नो? होता है नहीं होता? मोल और वॉल्यूम की बात करें बच्चों, ये कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है या इंटेंसिव? मोल और वॉल्यूम ये एक्सटेंसिव है, लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है हमें पता है बच्चों वो क्या होती है, इंटेंसिव होती है। तो अपन ने क्या कहा, दो एक्सटेंसिव का अगर अनुपात होगा, रेशियो होगा, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्लियर? बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करे तो ऐसा नहीं होगा। नोट करो फटाफट। नोट करो।
कर लिया बच्चों? चलो अब बच्चों देखो, अपन बात करें जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इस चैप्टर में वैसे तो हम कई सारी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं बच्चों। कई सारी प्रॉपर्टी कैसे, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी। जैसे मैंने क्या कहा, वैसे तो अपन कई सारी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे बेटा, लेकिन इसमें क्या कई बार एक डायरेक्टली टिक लगाने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा, जैसे मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है। यानी थर्मोडायनेमिक्स में मेनली क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के उष्मागतिकी के 3 लॉ की स्टडी करेंगे। यानी जैसे बात क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। क्लियर? ठीक है, मैंने क्या कहा था, तीनों को मिलाकर ही कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स क्या यानी कंसीडर की जाती है। क्लियर? लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एक टिक लगाने वाला, क्या कि जो जो प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं वो कौन से लॉ पर बेस्ड है। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे बात करें अपन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, या फिर अपन बात करें बेटा वर्क की, तो ये तो ध्यान रखना बेस्ड ऑन क्या कहेंगे, बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ये तो किस पर बेस्ड होती है बेटा, यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होगा उस पर बेस्ड होता, प्रथम नियम पर आधारित होती है। क्लियर? और अपन बात करें बेटा एस एंड जी यानी एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ये क्या होती है बेटा, ये होती है बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ होता है उस पर बेस्ड होती है बच्चों। ये समझ में आ गया क्या कहा, यस और नो? क्लियर? ध्यान रखना बच्चों, नोट करो। लिख लिए? चलो बेटा, तो ये अपन ने बात की बच्चों, ठीक है, लेकिन एक चीज और खास कर ध्यान रखना, ये मैं सभी को कॉमनली इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि आगे के पूरे चैप्टर में बार बार ये कंडीशन आएगी, स्टैंडर्ड 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 स्टैंडर्ड। क्लियर? अपने जो टारगेट वाले बच्चे हैं उन्होंने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था तो उनको तो पता है, लेकिन खासकर जो अपने 11th वाले स्टूडेंट्स है बेटा उनको खासकर ध्यान रखना, बार बार नाम आएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है, कोई सी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हो अगर उसका मेजरमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में करें, मैंने क्या कहा, चाहे कोई सी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हो अगर उसका मेजरमेट स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेगा। ओके, उसके साथ में मानक शब्द लगाएगा। पहली बात तो बच्चा कहे सर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कौन सी, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है 1 atm। यस और नो? मैंने क्या कहा, टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना 1 atm। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर कंसंट्रेशन की टर्म में लेके चले तो नो डाउट वो ऐड कर देते हैं 1 मोल पर लीटर, लेकिन ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ती बेटा कंसंट्रेशन की। क्लियर? तो टेम्परेचर, प्रेशर ये बच्चों ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों तो क्या कहेंगे, नॉर्मली क्या स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड। और इसका सिंबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ये लेते हैं H नोट, या फिर अपन लेते हैं बेटा S नोट, या फिर अपन लेते हैं G नोट। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, और अपन इनको क्या करेंगे, जैसे डेल H डायरेक्टली ना लिख के इनको क्या करते हैं यानी चेंज की टर्म में लिखते हैं, तो बार बार अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे डेल H नोट या फिर डेल S नोट या फिर डेल G नोट etc। ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर नोट का जो सिंबल होता है बेटा अपन ये जो लिखा है ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या करता है, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी मानक परिस्थिति को क्या करता है, मानक स्थिति को डिनोट करता है, दर्शाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई क्या? तो जहां भी बार बार ये लिखा जाए नोट का जो सिंबल है देख के समझ आना, इसका मतलब इसका मेजरमेंट किस कंडीशन में कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहा है। क्लियर? लिखो बेटा, लिखो इफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, if any thermodynamic property, if any thermodynamic property is measured in standard conditions, if any thermodynamic property is measured in standard conditions, if any thermodynamic property measured in standard conditions,
measured in standard conditions, measured in standard conditions। ब्रैकेट में लिखो बेटा ये कंडीशन कौन सी है, T इक्वल टू ये और P इक्वल टू ये। इफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी measured in standard conditions, measured in standard conditions, then standard word used with property, then standard word used with property, then standard word used with property। फॉर एग्जाम्पल ये हिंदी में लिखो, यदि किसी ऊष्मागतिकी गुणधर्म का मापन, यदि किसी ऊष्मागतिकी गुणधर्म का मापन 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 मानक परिस्थितियों यानी टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, मानक परिस्थितियों में किया जाए तो उसके साथ मानक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो उसके साथ मानक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, उसके साथ मानक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो उसके साथ मानक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सब, फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो लास्ट में, चलिए। तो बच्चों देखो मैंने क्या कहा, जो स्टार्टिंग का जो एग्जाम्पल बेस्ड पोर्शन था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर ही आते हैं। तो बस ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल, इतने से काम नहीं चलता। मैंने आपको नोट लाए कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी बताए हैं बेटा, ट्रिक भी बताइए कि जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ तो कैसे हमें ध्यान रखना, थोड़ी हमें हेल्प लगी। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते जिंदगी में। हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ऊष्मागतिकी फलन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऊष्मागतिकी फलन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऊष्मागतिकी फलन, ऊष्मागतिकी फलन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऊष्मागतिकी फलन। लिख लिए बच्चों। देखो थर्मोडायनेमिक फंक्शन की अगर बात करें, ऊष्मागतिकी फलन की बात करें तो यहाँ पर दो नाम बार बार आएंगे, यानी पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पथ फलन और अवस्था फलन। क्लियर? सीधा पूछेगा क्या, कौन सा किसका एग्जाम्पल है। मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल बेस्ड ज्यादा पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए किसका मतलब क्या है, ताकि एग्जाम्पल आसानी से याद रख सको। तो पहला लिखो बेटा, नंबर 1 पाथ फंक्शन, पथ फलन, पाथ फंक्शन, पथ फलन, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा पथ फलन, पाथ फंक्शन, पथ फलन। लिख लिए पाथ फंक्शन। बच्चों देखो नाम से पता चल रहा, पाथ, पाथ, पथ, पथ मतलब क्या, रास्ते पर। बात समझ में आ गई क्या? यानी क्या करेंगे, यानी वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो प्रोसेस के साथ, यानी जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जिस पाथ के अकॉर्डिंग, जिस पथ के अकॉर्डिंग क्या वो प्रक्रम, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, संपन्न हो रहा है, उसे पाथ पर डिपेंड करेगा। मैंने क्या कहा, यानी वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो प्रोसेस के ड्यूरिंग, प्रक्रम के दौरान है क्या यूज्ड पाथ, प्रयुक्त पथ पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उसे अपन क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी, यानी पथ फलन राशि। यानी क्या कह सकते हैं, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन यूज्ड पाथ ड्यूरिंग द प्रोसेस। बात समझ में आई क्या? वो ऊष्मागतिकी गुणधर्म जो क्या प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर करती है, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई क्या? लिखो बेटा, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which depends on used path, the thermodynamic property which depends on used path during the process,
which depends on used path during the process। हिंदी में लिखो बेटा, वह ऊष्मागति की गुणधर्म, वह ऊष्मागति की गुणधर्म वह ऊष्मागति की गुणधर्म जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर करती है। वह ऊष्मागति की गुणधर्म जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पे निर्भर करती है, यानी जब प्रोसेस कंप्लीट होता है, प्रक्रम संपन्न होता है, तो वो किस पाथ से, किस रास्ते से संपन्न हो रहा है बेटा, उसे क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन यानी पथ फलन राशि। क्लियर? कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल जैसे अपन कहे जैसे Q W एंड C, ये ध्यान रखना बच्चों, Q W एंड C। Q का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, हीट यानी उष्मा, W यहाँ पर क्या है बेटा, वर्क यानी कार्य, और C यहाँ पर क्या है बच्चों, हीट कैपेसिटी। क्या कहा, उष्मा धारिता। ये ध्यान रखना, पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी के ये 3 एग्जांपल होते हैं, Q, W और C, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा? तो पथ फलन राशि यानी पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कैसे होती है, समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, ये तो अपने किसकी बात की है, पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, सेकेंड लिखो स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन हिंदी में से क्या कहेंगे, अवस्था फलन। अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। बच्चों देखो, नाम से पता चल रहा है स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। स्टेट मतलब क्या, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। मैंने क्या कहा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। बच्चों देखो, इससे पहले जैसे पाथ फंक्शन वाली बात की, प्रैक्टिकली अगर हमें समझना हो तो जैसे वर्क का अपन एग्जांपल ले, अपन ने क्या कहा, जैसे वर्क के लिए तो अपन ने क्या कहा, किस प्रोसेस, मान लो किस पाथ से, किस रास्ते से प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे बच्चों, फॉर एग्जांपल समझना, जैसे मान लो कोई प्रोसेस ए से स्टार्ट होता है, समझना इस बात को, कोई प्रोसेस ए से स्टार्ट होता है, बी पर खत्म हो रहा है। क्लियर? तो एक तरीका तो क्या है, ए सीधा बी की तरफ जा रहा है, और दूसरा तरीका क्या है, ए इतना घूम के बी की तरफ जा रहा है। तो ये बताओ बच्चों, हमें पता, अरे डब्ल्यू क्या होता है, वर्क करने की टेंडेंसी, कार्य करने की क्षमता। बच्चों ये बताओ, एक तो बच्चों क्या हो रहा है, यानी पहले पाथ से जा रहा है, ये मान लो दूसरा पाथ है, तो ये बताओ, अरे वर्क करने की टेंडेंसी यानी ज्यादा काम किस कंडीशन में करना पड़ेगा, फर्स्ट पाथ से या सेकंड पाथ से, सेकंड पाथ से, क्योंकि हमें पता है ये तो शॉर्टकट जा रहा है, लेकिन ये इतना घूम फिर के जा रहा नहीं जा रहा, ये इतना घूम फिर के जा रहा है, और हमें पता है बच्चों जितना घूम फिर के जाएगा उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी तो क्या होता है, ज्यादा थकान फील करेगा। यस और नो? अरे बात समझ में आ गई क्या? तो वर्क वाला कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा बच्चों, रास्ते पे डिपेंड करेगा, पथ पर निर्भर करेगा। क्लियर? चलो स्टेट फंक्शन की बात करें अपने, स्टेट फंक्शन नाम से पता चल रहा है बच्चों, अवस्था फलन। स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, अवस्था पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या कहेंगे, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन यूज्ड पाथ ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैंने क्या कहा, यानी द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन यूज्ड पाथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बात समझ में आ गई क्या? यानी वो उष्मागति की गुणधर्म जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उसे क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा, अवस्था फलन राशि बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? यानी किस रास्ते से जा रहा है उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब किससे, रिजल्ट से मतलब है। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में इतना, लास्ट में इतना, यानी बीच में कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, बाईपास जा रहा है, घूम फिर के जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, लिखो लिखो द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which depends, which does not depend, पहले लिखो which does not depend on used path, which does not depend on used path, which does not depend on used path during the process,
ड्यूरिंग द प्रोसेस आगे लिखो only depends on only depends on only depends on only depends on कुमकुम दोनों रिपीट कर दूंगा बेटा, पाथ और स्टेट फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्या कहा, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन यूज्ड पाथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, only depends on initial and final state of process। रिपीट कर रहा हूं, the thermodynamic property which does not depend on used path during the process only depends on initial and final state of process। बात समझ में आ गई? ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, वह ऊष्मागतिकी गुणधर्म, वह ऊष्मागतिकी गुणधर्म, वह ऊष्मागतिकी गुणधर्म, वह ऊष्मागतिकी गुणधर्म जो, वह ऊष्मागतिकी गुणधर्म जो वह ऊष्मागतिकी गुणधर्म जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर नहीं करती, जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर नहीं करती, जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर नहीं करती, जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर नहीं करती, जो प्रक्रम के दौरान प्रयुक्त पथ पर निर्भर नहीं करती, केवल केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। लिख लिए, और कॉमन सेंस है उनको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, अगर इनके एग्जांपल की अगर अपन बात करें बच्चों तो अपन ने क्या कहा, देखो 3 एग्जांपल अपन ने कौन कौन से लिखे थे बच्चों, एक तो कौन सा Q, W एंड C, बस इन 3 को छोड़ दो, बाकी क्या लिखो स्टेट फंक्शन में लिख दो। कैसे, एक तो अपन ने बात की जैसे इंटरनल एनर्जी, फिर अपन ने बात की बेटा एंथैल्पी की, फिर अपन ने बात की एंट्रोपी की, फिर अपन ने बात की गिब्स एनर्जी की, फिर अपन ने बात की मोल, या फिर क्या करेंगे बच्चों जैसे मास हो गया, या फिर जो नॉर्मली बात करें मोल की बात करें टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर वॉल्यूम, ये सारे क्या आएंगे स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी में आएंगे बच्चों। क्या कहा, ये सारे क्या आ जाते स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते, स्टार्टिंग में कितने लास्ट में कितने उस पर डिपेंड करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा एग्जाम्पल लिख लिया गया। लिख लिए? चलो ये बच्चों ने क्या कहा देखो, 1-2 बच्चों के मैसेज आए हुए हैं शायद। ठीक है कुमकुम सर पाथ फंक्शन को फिर से रिपीट करना। मुकेश सर नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल बेटा, तो मैं आगे नेटवर्क सही करूं क्या? अरे लाइव क्लास इसलिए रख रहे कि थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आए, एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, इस टाइम मुझे पढ़ना तो पढ़ना है। इसी वजह से तो एक मोबाइल में ध्यान रखना बेटा, लाइव क्लासेस कभी भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना लाइव क्लासेस में ठीक है जितना गेन कर सको वो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि रिकॉर्डेड भी बच्चों वही बात है, रिकॉर्डेड देते तो आपको नेगेटिव हो जाते कि सुबह देख लूंगा, शाम को देख लूंगा, कल दिन में देख लूंगा, आप डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन लाइव क्लास आपको क्या एक पंक्चुअल रखती है बेटा, समय का पाबंद रखती है, इस टाइम मेरी क्लास है तो क्लास है, एक मेंटिलिटी पॉजिटिव रहती है बेटा। जैसे अपन ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं, फिक्स शेड्यूल है तो फिक्स शेड्यूल है, बच्चा मतलब एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी से पढ़ता रहता है। क्लियर? तो बाय द वे कहीं नेटवर्क इश्यू हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड में जो आपको मिलेगा उसमें थोड़ा सा कर लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चलो बेटा देखो कैसे, तो अपन ने क्या कहा पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। बच्चों देखो इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी पथ फलन राशि, यानी वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वो जो क्या करेगी, यानी प्रोसेस किस पाथ से कंप्लीट हो रहा है, किस पथ से संपन्न हो रहा है, रास्ते पे डिपेंड करेगी, काम खत्म, किस रास्ते से जा रहा है। ठीक है बेटा, उसे क्या बोलेंगे पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी वो क्या होगी, नाम से पता चल रहा स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब इसे रास्ते से मतलब नहीं है बच्चों, रास्ते से मतलब नहीं है, कैसे मतलब है, यानी स्टार्टिंग और
फाइनल यानी इनिशियल और फाइनल यानी स्टार्ट में और लास्ट में क्या कंडीशन है, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। इससे मतलब नहीं है किस रास्ते से कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो पाथ फंक्शन नाम से पता चल रहा, पाथ रास्ते से। बात समझ में आई क्या? किस रास्ते से जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, कंप्लीट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? स्टेट फंक्शन बोला है मतलब क्या, रास्ता कौन सा, इससे मतलब नहीं है। स्टेट बोला है, अवस्था बोली है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यानी स्टार्टिंग और एंडिंग, इसे दो से ही मतलब है। समझ में आ गया? क्लियर? तो इनका मीनिंग क्या होता है, बात समझ में आई बेटा? क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। ये तो अपने कहा बच्चों क्या, ये सब कहा कि मान लो ये पाथ फंक्शन में आ जाएगी, ये स्टेट फंक्शन में आ जाएगी। लेकिन समझने वाली बात क्या कहेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे बच्चों, देखो अपन क्या पूरे चैप्टर में जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान रखना बच्चों, इसे ओनली यू ना लिख के आगे हम क्या करेंगे, जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे डेल यू लिखेंगे, एच ना लिख के क्या लिखेंगे, डेल एच, एस को एस ना लिख के डेल एस, इसको लिखेंगे डेल जी, और इसको भी क्या, चेंज इन मोल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, अरे डेल टी, डेल पी, डेल बी लिखते नहीं लिखते, डेल के साथ लिखा जाता है डेल या डी। अरे डेल का मतलब क्या होता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में इतना, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होगा, स्टार्टिंग में ये होगा, एंडिंग में ये होगा, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट, स्टार्टिंग में लास्ट में अलग अलग वैल्यू होगी नहीं होगी। और जहां अलग अलग वैल्यू की बात आ जाए, दो वैल्यू की बात आ जाए, स्टार्टिंग में इतना, लास्ट में इतना, वहां पर हमेशा डिफरेंस लिया जाता है, अंतर लिया जाता है। डिफरेंस के लिए, अंतर के लिए ये सिंबल यूज होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? जबकि क्या चैप्टर में अपन इनकी बात करेंगे तो इनको डायरेक्टली क्यू से, डब्ल्यू से, सी से सीधा लिख देते हैं, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ पे डिपेंड करता है तो अपन अलग अलग कंडीशन बता सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू कितनी, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कितनी, एक फिक्स वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन स्टेट फंक्शन है तो वो तो क्या करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो देखो बीच में कितना है इसे मतलब नहीं है, यहाँ कितना था और यहाँ कितना है, यानी इनिशियल और फाइनल इन दोनों को कंपेयर करते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो क्या कहेंगे बच्चों, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओनली क्या करेंगे, चेंज कैलकुलेट करते हैं। चेंज का मतलब है परिवर्तन कैलकुलेट करते हैं, एक निश्चित मान नहीं बता सकते, इस बिंदु पर इतना, इस बिंदु पर इतना, इस बिंदु पर इतना। इसका क्या करते हैं, केवल परिवर्तन ज्ञात करते हैं, स्टार्टिंग में इतना होगा, लास्ट में इतना है, तो दोनों का चेंज क्या होगा, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है बच्चों? समझ में आ गया? क्लियर? और ये जो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे इससे, डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स इसको क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये बच्चों आपको बच्चों की तरह इसलिए लिखा रहा हूं, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा, ये ध्यान रखना। यानी जिसका भी आपको डिफरेंस चाहिए वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर प्लस के साथ वैल्यू आ रही है मतलब जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर माइनस के साथ आ रहा है तो एक्स मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ एक्स का मतलब क्या, कोई सी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, चाहे कोई सा भी हो बेटा, आ गया समझ में? और कई जगह मैं बोलता भी हूँ, प्लस के साथ रिजल्ट आ रहा है मतलब इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के साथ रिजल्ट आ रहा है मतलब डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कैसे करना समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? लिखो बेटा अगला स्टेटमेंट, लिखो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी the exact value of state function property cannot be calculated. The exact value of state function property cannot be calculated. The exact value of state function property cannot be calculated. The exact value of state function property cannot be calculated. So only change in state function property is calculated. The exact value of state function property cannot be calculated. The exact value of state function property cannot be calculated. So only change in state function property is calculated. So only change in state function property is calculated. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, अवस्था फलन राशि का निश्चित मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता।
अवस्था फलन राशि का यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः केवल अवस्था फलन राशि में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, अतः केवल अवस्था फलन राशि में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। अवस्था फलन राशि का यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः केवल अवस्था फलन राशि में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये नोट करो बेटा, ये नोट करो। चलिए एक्स लिख लो बेटा यहां पर, एनी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, चाहे कोई सी भी हो, एक्स का मतलब क्या है, कोई सी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी हो सकती है, तो लिखो एक्स इज इक्वल टू एनी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, एनी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी यानी कोई अवस्था फलन गुणधर्म, अवस्था फलन कोई सा भी हो सकता है चाहे, क्लियर, यानी एनी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, कोई अवस्था फलन गुणधर्म। बात समझ में आई क्या? तो पूरे चैप्टर में बेटा जो हमने स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी लिखी है उसको अपन क्या करेंगे, डेल के सिंबल के साथ दर्शाएंगे बेटा। तो क्यों करेंगे, इसका रीजन क्या है समझ में आ गया, जबकि पाथ फंक्शन वाले को डायरेक्टली सीधा क्यू डब्ल्यू लिख के दे सकता है, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, नोट लगाओ, एक दो पॉइंट इनके लिए ध्यान रखना। एक तो अपनी स्टाइल में बेटा ये ध्यान रखना, जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो बेटा वो अपनी स्टाइल में ट्रिक याद रखना। क्या करेंगे, मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं सुनना इस बात को, देखो except to Q, W and C, all remaining thermodynamic property are state function property। काम खत्म। मैंने क्या कहा बेटा, Q, W और C, इन तीन को छोड़कर बाकी जितने भी उष्मागतिकी गुणधर्म है सभी क्या होगी, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होगी, अवस्था फलन राशि होगी, काम खत्म, ठीक है। Q, W और C। अब सीधा एग्जांपल बेटा पूछा जाए क्या, कौन सा पाथ फंक्शन का है, कौन सा स्टेट फंक्शन का एग्जांपल हो, तो एक ही चीज दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या 10 एग्जांपल अलग से रटने की जरूरत नहीं है, इसका ये है, क्या Q, W और C, तीन को छोड़कर बाकी क्या होगे, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, क्लियर। लिखो बेटा ये ट्रिक लिखो, except to Q, W and C, except to Q, W and C, इनका मीनिंग क्या ध्यान है ना, except to Q, W and C, except to Q, W and C, except to Q, W and C, all remaining thermodynamic property, अब इसमें सारी आगे बेटा बाकी लिखाने की जरूरत है क्या टाइम पास के लिए, all remaining thermodynamic property are state function property, except to Q, W and C, all remaining thermodynamic property are state function property, clear। हिंदी में लिखो बेटा, Q, W व C को छोड़कर, Q, W व C के अलावा, शेष सभी उष्मागतिकी गुणधर्म, अवस्था फलन राशि है, शेष सभी उष्मागतिकी गुणधर्म अवस्था फलन राशि है, शेष सभी उष्मागतिकी गुणधर्म अवस्था फलन राशि है। लिख ली बेटा। चलो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो कैसे आपसे इजीली गलती करवा देगा। मैंने क्या कहा था इस चैप्टर में, क्या अरे माइनर मिस कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा करवाएगा, छोटी छोटी गलतियां करवा देगा। कैसे बच्चों समझना, अगर आपसे ये बोला जाए Q एंड W, मैंने क्या कहा Q एंड W, ये तो कैसे होते हैं बच्चों, पाथ फंक्शन, यस और नो। अभी अपन ने बात करी है पथ फलन है, लेकिन आपको ये दे दे प्लस माइनस Q एंड प्लस माइनस W, तो ये ध्यान रखना बच्चों ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। मैंने क्या कहा, अगर ओनली Q एंड W बोला तो वो तो क्या पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या बोला जाए प्लस माइनस Q या फिर प्लस माइनस W, ये अगर बोल दे तो क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगी। बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा यूं बेटा समझना,
Q क्या होता है, हीट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या Q क्या होता है, हीट होता है बच्चों। प्लस का मतलब क्या है, अरे सीधी सी बात है, प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब करना। बात समझ में आई क्या। माइनस का मतलब क्या होता है, हीट का लॉस करना। क्लियर। इसका मतलब कोई सिस्टम हीट लॉस करे चाहे हीट गेन करे। अरे दो टाइप की वैल्यू आई नहीं आई। आगे बेटा सपोज करो जैसे पहले बोला जाए, पहले 100 किलो जूल है, अब लॉस करके माइनस मतलब लॉस करना, अब लॉस करा तो 50 किलो जूल हो जाती है। इसका मतलब चेंज तो हो गया ना, पहले इतनी थी बाद में इतनी है। या फिर बोला जाए पहले 100 किलो जूल है, अब क्या हीट गेन कर रहा है, यानी प्लस के साथ आएगा, गेन कर रहा है, तो पहले 100 थी अब 200 किलो जूल हो जाती है। अरे दो वैल्यू आगे नहीं आगे, पहले इतनी लास्ट में इतनी। इसका मतलब जहां इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात आ जाए, दो अलग अलग कंडीशन आ जाए, वो कौन सा होगा, स्टेट फंक्शन। बात समझ में आ गई। क्लियर। प्लस माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या, डब्ल्यू होता वर्क, यानी वर्क एफिशिएंसी, यानी काम करने की क्षमता। क्या अगर डब्ल्यू प्लस के साथ है, इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है। डब्ल्यू माइनस के साथ है, यानी काम करने की क्षमता, वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है। इसका मतलब पहले एफिशिएंसी ये थी, मान लो बाद में इतनी है, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है। या फिर माइनस के साथ हो तो पहले एफिशिएंसी ये है, बाद में इतनी है, इसका मतलब एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही नहीं हो रही। और मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में इतना, लास्ट में इतना, स्टार्टिंग में इतना, लास्ट में इतना, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करें, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के सापेक्ष बात करें, तो हमेशा क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा, ना कि पाथ फंक्शन। समझ में आया बच्चों कैसे किया, तो सेम सेम सी चीजें देके कैसे गलती करवा देगा। समझ में आ रहा है। क्लियर। नोट करो बेटा, ये तो नोट कर लिया ना, ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नोट कर लिया ना ये। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर गिवन सिस्टम, which of the following relation is correct for given system, which of the following relation is correct for given system, which of the following relation is correct for given system, which of the following relation is correct for a given system। okay, ये लिखो, डायग्राम बनाओ बच्चों। ये आपको कोई सिस्टम दे रखा है, इसके लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ऑप्शन लिखो। चलो खली बेटा, अपने क्या कहा, विच इज ए करेक्ट रिलेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर ए गिवन सिस्टम, यानी ये सिस्टम हमें देगा, इसके लिए करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। तो बच्चों देखो, रटने की जरूरत नहीं है, आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है। हमें कंपेयर किससे करवा रहा है, यानी ये हमें कोई सिस्टम दे रखा है, यानी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। देखो एरो की डायरेक्शन देखो बेटा, ए से बी की तरफ जाना है, लेकिन ये तीन अलग अलग कंडीशंस में जा रहा है। क्या, फर्स्ट कंडीशन में तो ऐसे जा रहा है, क्लियर, सेकंड कंडीशन में सीधा जा रहा है, और थर्ड कंडीशन में इस टाइप से अपवर्ड डायरेक्शन से जा रहा है। क्लियर। अब हमें पता है, एक बात तो श्योर है, अरे दोनों ही बात करें, जिस सिस्टम की बात करें, ए और बी के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये बताओ बच्चों, इनिशियल तीन अलग अलग पाथ से जरूर जा रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है या नहीं है। अरे चाहे फर्स्ट प्रोसेस से जाओ, चाहे सेकंड से जाओ, चाहे थर्ड से जाओ, स्टार्ट ए पर हो रहा और खत्म बी पर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अरे देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो क्या है बच्चों, सेम है या डिफरेंट है, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है। इसका मतलब स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी तीनों के लिए इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है। अरे पाथ जरूर डिफरेंट है, रास्ता जरूर अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट तीनों कंडीशन में सेम है या नहीं है, सेम है बच्चों। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी तीनों के लिए क्या होगी, इक्वल होगी। और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी कौन सी है, यू या डब्ल्यू, इसका मतलब ये करेक्ट है। बात समझ में आई क्या। लेकिन पाथ की अगर मैं बात करूं तो तीनों कंडीशन में पाथ रास्ता सेम है या डिफरेंट है, अलग अलग है बच्चों। ये देखो पहली कंडीशन में ऐसे जा रहा है, सेकंड में ऐसे, थर्ड में ऐसे। इसका मतलब तीन अलग अलग पाथ से प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तीन अलग अलग रास्तों से संपन्न हो रहा है। इसका मतलब पाथ, अगर पथ ही अलग अलग है
तो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी बच्चों। और वो कौन सी है बच्चों, हमें पता है, देखो W, अरे W क्या होती है, पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। अगर पाथ ही अलग अलग है तो हमें पता है वर्क डन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। तो इस एक क्वेश्चन में अपन ने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए, कैसे करना है, क्या करना है, देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या, कैसे करना है। क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर आर्यन, फॉर ऑल्सो, क्या लिखा, शाहरुख ठीक है, आर्यन फर्स्ट, अमन फर्स्ट फॉर ठीक है, फॉर ऑल्सो निकिता ठीक है बेटा। कैसे करना है, क्या करना, गौरव शाबाश, हरियाणा के शेर। चलो बेटा आज आंसर आया तेरा, वेरी गुड। चलो बेटा तो कैसे करना है, क्या करना, समझ में आया, ठीक है। चलो बेटा तो ये तो अपने बात की, मैंने क्या कहा, जो अपना एग्जाम्पल बेस्ड पोर्शन था बेटा वो अपने डिस्कस किया है, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक या फिर अलग अलग कंडी साइक्लिक प्रोसेस। अब समझने वाला कॉन्सेप्चुअल पोर्शन अपना नेक्स्ट लेक्चर से हो स्टार्ट होगा बेटा, कल से, क्लियर। यहाँ तक अपना एग्जाम्पल बेस्ड पोर्शन था, ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल, मैं सीधे खाली टेबल बना के सीधे एग्जाम्पल लिखा देता, आप रटते और कंफ्यूज होते। लेकिन एक एक एग्जाम्पल को हमने समझा है किसका मीनिंग क्या है, और जहाँ कंफ्यूजन की बात है तो ट्रिक्स हमें कैसे दिमाग में सेट रखनी है जो हमें सीधा टिक लगाने में हेल्प कर सकती है, कैसे करना, क्या करना, ठीक है। तो अपना एग्जाम्पल बेस्ड पोर्शन कंप्लीट है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। और भी बच्चों देखो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत हो पूछना, बाकी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।